जब तक ध्येय न पूरा हो तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। जब तक ध्येय न पूरा हो तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। और झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। और छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। तो दोस्तों, दुनिया में छाने के लिए केबीएस की वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी में जी जान लगा दीजिए। आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं पाठ्यक्रम, सिलेबस है केबीएस पीआरटी का सिलेबस। और सिलेबस समझिए तैयारी की आत्मा होती है, और जिसने आत्मा को समझ लिया ना तो वो एग्जाम ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाएगा। तो आप आत्मा को समझने का प्रयास करिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। एक तो पाठ्यक्रम जानेंगे, केबीएस पीआरटी का पाठ्यक्रम क्या है। एक प्रश्न, बहुत अजीब गरीब से प्रश्न आते हैं, फ़ोन आते, सर इसमें कोचिंग का फ़ायदा होगा कि नहीं, कोचिंग करें कि ना करें। ये बड़ा अजीब व गरीब सा क्वेश्चन। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, कोचिंग कर लो। नहीं पैसा तो निराश नहीं होना, ये नहीं लगे कि आप जो है क्या कहते हैं आपका बिना कोचिंग के नहीं होगा। क्योंकि कोचिंग के झांसे में नहीं आना। ये बड़ी बड़ी कोचिंग है, बड़े बड़े संस्थान, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह है, तो उसके उनके झांसे में नहीं आना। और ये इसमें भी नहीं, धोखे में नहीं रहना है कि उसमें संस्थान में एडमिशन लेने से तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिलेक्शन यदि कोई करा सकता है तो दोस्तों वो आप खुद है। जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई भी संस्थान सिलेक्शन नहीं पा रहा, कोई कोचिंग संस्थान आपको कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक आप अपनी आत्मा से, सच्चाई के साथ, दिल के साथ मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक इसका तो यही है, ये इस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे कैसे। और तीसरा हम पर स्रोत क्या है, इसका रिसोर्स क्या हो सकता है। पूरा सिलेबस अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसका स्रोत जानेंगे, स्रोत क्या होगा। इसके बाद तैयारी इसको कैसे करें, सेल्फ तैयारी कैसे करें, संसाधन के कौन कौन से हम इस्तेमाल करें, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, इसलिए हम कोई चीज़ स्किप नहीं करेंगे, हर चीज़ को बहुत अच्छे प्रकार से समझेंगे। इसलिए सबको अच्छे बेसिक से अच्छे से पूरा सिलेबस समझ लीजिए। यदि आप समझ लेंगे तो 20-30% आज ही पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपका सिलेबस समझते समझते आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो पीआरटी का जो सिलेबस उसमें 4 पार्ट होंगे, ये आपको पता होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 में क्या है, जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, दोनों से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 से जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर जनरल अवेयरनेस के और 10 नंबर में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहेगा। ये 10 मार्क रहेंगे। और रीजनिंग 5 मार्क्स की रहेगी। और कंप्यूटर में 5 मार्क के 5 मार्क के कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी आपको पूछा जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसमें पर्सपेक्टिव एजुकेशन लीडरशिप पर है, 60 क्वेश्चन आएंगे और हमको इसका हर पार्ट को विस्तृत रूप से अभी समझेंगे। तो 60 मार्क्स, 60 अंक के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 60 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। पार्ट 4 में सब्जेक्ट रिलेटिव में पार्ट 4 में सब्जेक्ट रिलेटिव में 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईबीएस। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईबीएस आपको अच्छे से तैयार करना है। और इसी में ध्यान देना, पिछली वैकेंसी में क्या था कि यहाँ 5 सब्जेक्ट रखे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईबीएस और साइंस रखे गए। इस बार साइंस को हटा दिया गया। तो जो लोग बहुत साइंस से डरते थे, साइंस नहीं समझ आ रहे थे, उनके लिए एक अवसर है कि आप जो है, बाकी इसमें मैथ है, इसका भी बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम सभी सिलेबस को समग्र रूप से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, बेहतर जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मैं लगभग 8-9 महीने पीआरटी में भी जॉब किया हूं और लगभग 12 साल हो गए टीजीटी के रूप में काम कर रहा हूं और दिल्ली शिक्षा मॉडल से भी जुड़ा हुआ हूं। तो दिल्ली परिवार का हिस्सा भी रहा हूं। तो मेरा उद्देश्य आपको गुमराह करना नहीं है, आपको सही राह दिखाना है। हमने ये भी तय किया कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट केबीएस की पीआरटी की तैयारी के लिए, हर सेक्शंस में हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन हमने ये सोचा है, ऐसा प्लानिंग कर रखा है कि 10 जनरल हिंदी के, 10 वीडियो जनरल इंग्लिश के
और 5 वीडियोज रीजनिंग, 5-10 कर देंगे रीजनिंग, और 5 वीडियो कंप्यूटर के, और 60 वीडियो। इस पे ज़्यादा फोकस है। आपको 60 वीडियो कंप्लीट बढ़िया सा पार्ट 3 के लिए 60 वीडियो की एक सीरीज लाएंगे, वीडियो 60 वीडियो आपको इस पे उपलब्ध होंगे। और हिंदी के फिर यहाँ इस सेक्शन के भी 20 वीडियो, इंग्लिश के भी 20 वीडियो। और बाकी टाइम बचने पर है, यदि हमारे पास समय रहा तो इनके भी वीडियो आपको सीरीज बाई, लेकिन हम आपको वीडियो की संख्या कम रहे, कंटेंट अच्छा रहे, सही रहे, और जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरी बात, जो हमारा हम वो कंटेंट भी उपलब्ध कराएंगे जो एक्सपेरिमेंटल है, जो विद्यालय में हम लोग जीते हैं, बच्चों के साथ जीते हैं, डेली प्रॉब्लम्स आती, उससे आप लोग अच्छे से अवगत कराएंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि आप सीटेट को देखिए, सब एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आ रहा है। आप बुक पढ़ते रहिए, बुक को पढ़ा रखा रह जाएगा, नए नए टाइप्स क्वेश्चन आ रहे हैं। वो स्कूल इन्वायरमेंट से, स्कूल लीडरशिप से, स्कूल का से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, व्यवहारिक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको हमारी इस चैनल से के साथ आप जुड़ेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग KBS PRT को के सिलेबस को अच्छे से समझते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों, हम अब हिंदी के सिलेबस को समझते हैं। जो पार्ट आपके 10 नंबर का जो आएगा, उसमें हिंदी हम समझते हैं कौन कौन से, हिंदी के अंदर क्या क्या भाग आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है सही तरीके से। एक तो भाषा की सामान्य समझ कि भाषा, हिंदी भाषा क्या है, और उसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। फिर ये फंडामेंटल व्याकरण है, मूलभूत व्याकरण है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सब आपको एक सामान्य जानकारी, सामान्य समझ होनी चाहिए। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि यही सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है। तो यदि आपको हिंदी की ग्रामर अच्छे से समझ में आ गई तो आपको इंग्लिश की ग्रामर समझने में बहुत आसानी होगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, संज्ञा के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, सर्वनाम के कितने भाग होते हैं, विशेषण के कितने भाग हैं, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक क्रिया, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर होता है। क्रिया विशेषण एक प्रकार का अव्यय है। इसके बाद वचन पढ़ना है, वचन कितने होते हैं। इसके बाद लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय, इसको हमें समझना है। पर्यायवाची और विपरीतार्थक, जिसे आप लोग सामान्य भाषा में विलोम शब्द कहते हो, इसको आपको समझना है। अनेकार्थी समझ अच्छे से तैयार करना, समानार्थी शब्दों को अच्छे से तैयार करना, और तत्सम शब्द, ये शब्द भंडार है। शब्द भंडार में 3 प्रकार के हैं, जो तत्सम, तद्भव, देशज, ये मेनली हैं, लेकिन कुछ विदेशी शब्दों को भी हम लोग अडाप्ट करें, विदेशी भाषाओं के भी इस्तेमाल हुए हैं, तो उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे। हिंदी के विराम चिन्ह कौन कौन से आते हैं, कितने के कौन कौन से भाग हैं। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ रटना नहीं, उनको समझना है। एक बार मुहावरे और लोकोक्तियों को समझने का प्रयास, कैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ बनी, यदि उसको आपने समझ लिया तो इससे संबंधित सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर लोगे। अलंकार पढ़ना है, संधि पढ़ना और समास पढ़ना। तो कुल मिला के ये जो आपका पार्ट फर्स्ट है, ये 10 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे। अब ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ कि इसमें 10 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आपका एक क्वेश्चन मुहावरे से रहेगा, एक क्वेश्चन अलंकार से रहेगा, एक संधि से रहेगा, एक समास से रहेगा, एक पर्यायवाची से रहेगा, एक विलोम शब्द से रहेगा, एक वचन से रहेगा, लिंग या वचन से, और 1 या 2 क्वेश्चन आपके ये फंडामेंटल व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इनके भाग क्या हैं, कौन कौन से हैं, और उन भागों की पहचान हम लोग कैसे से कर सकते हैं। तो ये विभिन्न पार्ट हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश के बाद इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट जो है में जो सिलेबस आएगा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पार्ट फर्स्ट का में जो इंग्लिश आएगी, जिसे जनरल इंग्लिश के नाम से सिलेबस में रखा गया है, ये 10 मार्क्स की आएगी। 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर क्या क्या हैं, जो हिंदी में सिलेबस था हिंदी का, उसी का इंग्लिश रूपांतर समझ लीजिए। कुछ थोड़ा बड़ा अंतर है, उसको हम लोग समझ लेंगे। रीडिंग कंप्रहेंशन उसमें भी आएगा, तो रीडिंग कंप्रहेंशन दोनों में सेम रहे। वर्ड पावर, उसमें भी वर्ड पावर है। आर्टिकल ए एंड दे का ये थोड़ा नया सा हो गया। आर्टिकल आपको पढ़ना है। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसको भी अच्छे से समझ लेना है।
इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। पंचुएशन का मतलब होता है टेंस को, सेंटेंस को, वर्ड को सही क्रम में लगाना, पंचुएशन कहलाता है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं पूरी ग्रामर से होता है, कई भी उसमें आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, कई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण के बारे में भी आपको तैयार रखना है, और इरर करेक्शन भी टोटल ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के लिए आता है। उसको सेंटेंस आगे पीछे लिखे होते हैं, उनको एक सही क्रम में अरेंजमेंट करना होता है। वोकैबुलरी पूछा जाएगा, शब्द भंडार आपका देखा जाएगा इंग्लिश में कितना है। एंटोनिम्स, विलोम शब्द और सिनोनिम्स, पर्यायवाची, आइडियम और फ्रेजेज। आइडियम का मतलब मुहावरे भी हैं जिनको आपको तैयार करना है। क्रिया, वर्ब्स, टेंस सामान्यतः तैयार करना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर उनके पार्ट तैयार कर लेना है। और एडजेक्टिव, विशेषण को आपको अच्छे से तैयार रखना है। वॉइस भी तैयार करना है। वॉइस का तात्पर्य एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से 2 वॉइस आपको अच्छे से तैयार करना है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसको भी आपको तैयार करके अच्छे से रखना है। तो देखेंगे दोनों हिंदी और इंग्लिश की दोनों व्याकरण में कुछ चीज़ें सामान्य है, जैसे क्रिया उसमें भी है, क्रिया इसमें भी है। एक इसमें आपको टेंस अलग से पढ़ना पड़ेगा। एडियम इसमें भी हिंदी में भी है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये आपको हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में पढ़ना है। और रीडिंग कंप्रहेंशन हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। एडवर्ब है, क्रिया विशेषण हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। तो दोनों को कंबाइंड करके एक साथ यदि हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से तैयार किया जाए तो आपके ये दोनों मिला के लगभग 30 नंबर के हैं। चलो सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट रिलेटेड में भी 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की इंग्लिश आएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या है सिलेबस में। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, यदि हम पूरा सिलेबस अच्छे से समझ लिया तो हमारी 60% की अच्छे से तैयारी हो जाएगी और हमको सही दशा और सही डायरेक्शन मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट भाग में क्या है। पार्ट 2 का पहला सेक्शन जो पार्ट 2 आएगा उसमें पार्ट 2 में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन में 10 नंबर आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के रहेंगे। तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। एक तो अवार्ड्स जो पुरस्कार हैं वो आपको पढ़ना है। बुक्स और उनके ऑथर्स पढ़ने, उनके राइटर्स कौन है, लेखक, पुस्तकें और उनके लेखक, इसको आपको तैयार करना है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अवार्ड याद करना, कौन कौन किसको पुरस्कार मिला, और उसके बाद बुक्स और उनके ऑथर, उसके बाद स्पोर्ट्स से इस पेपर आप पढ़ रहे हैं तो बुक्स और राइटर्स को अच्छे से ध्यान दें और अवार्ड्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये आपका स्थिर पार्ट है जो हिस्ट्री से आएगा, एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडेवल। लेकिन मेरी एक सलाह यही है कि आप मॉडर्न पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। इसके बाद ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था को आपकी सामान्य समझ होनी चाहिए, बहुत डीप में नहीं जाना है। पॉपुलेशन, जनसंख्या पर आधारित विभिन्न सिद्धांत, कम से कम माल्थस का सिद्धांत तो जरूर आपको समझ में आना चाहिए। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत उसको अच्छे से समझ लें। फिर इसके बाद सेंसस 2011 में हुई थी, अभी तक फिलहाल उसी के आंकड़े आपको तैयार करना है। ये तब तक आपके पेपर होने से पहले कोई डाटा आता है तो उसको आपको तैयार करना है। आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को तैयार करना और करंट अफेयर को तैयार करना। इन सब में ये बहुत ब्रॉड सेक्टर है, लेकिन मार्क्स आपको 10 नंबर है। इसमें एक लिमिटेड टाइम ही फिक्स रखिए कि इससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 10 नंबर हैं, यदि कुछ सेक्टर आपने अच्छे से तैयार कर लिए, जैसे पॉपुलेशन छोटा टॉपिक है, सेंसस छोटा टॉपिक है, और अवार्ड्स 10-20 अवार्ड तैयार कर लिए, बुक्स और राइटर तैयार कर लिए और स्पोर्ट तैयार कर लिए, तो 4-5 क्वेश्चन इस सेक्शन से आ जाएंगे। और इसके अलावा यदि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की एक बेहतर आपकी समझ है तो 2-4-5 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, तो आपके 10 नंबर आसानी से तैयार हो जाएंगे। ध्यान ये रहे कि जीएस का पार्ट बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सामान्य समझ हर सब्जेक्ट की आपको विकसित करना है। हिस्ट्री की सामान्य समझ विकसित कर लेना है, और ज्योग्राफी की सामान्य समझ विकसित कर लेना है, पॉलिटी की सामान्य समझ विकसित कर लेना है, और इसके साथ पॉपुलेशन, सेंसस, इसको अच्छे से समझ लेना। करंट अफेयर के पिछले लास्ट 6 महीने का अपडेट आपके पास होना चाहिए। चलिए इसके पार्ट 2 के ही नेक्स्ट भाग में देखते हैं कि कुछ रीजनिंग आएगी और कुछ कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, तो उनका सिलेबस क्या है उन्हें भी हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। पार्ट 2 में करंट अफेयर 10 नंबर के आएंगे और 5 नंबर के आपकी रीजनिंग आएगी।
तार्किक शक्ति आई। तर्क शक्ति में क्या है, मिरर इमेज, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका लेफ्ट राइट कैसे चेंज होता है, इसको ध्यान रखना है। तो मिरर इमेज को आपको पढ़ना है। डायरेक्शन, दिशा, श्याम अपने घर से चला, रास्ते उत्तर की ओर मुँह किया, फिर लेफ्ट चला 5 किलोमीटर, फिर राइट चला 5, ऐसे करके राइट में पूछ लेगा उसका दिशा क्या है। उस डायरेक्शन पर आधारित कुछ कैलकुलेशनल बेस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिशा और पजल एक अच्छा सेक्टर रहता है, तो पजल को अच्छे से तैयार करना है, जिससे आपको इससे 1 2 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, 5 में 1 क्वेश्चन जरूर पजल का आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का तात्पर्य होता है कि उनका अरेंजमेंट कैसा किया जाए। 4 मित्र हैं, चारों एक दूसरे के सामने बैठे हुए, रमेश के दाएं बैठा है, सुरेश गणेश के दाएं, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। और एक उनमें एक क्वेश्चन, एक कंडीशन के एक प्रश्न पूछा जाता है। सिलोजिज्म के अंतर्गत न्याय, कुछ भेड़ बकरी है, कुछ भेड़ बकरी है, कुछ बकरी गधे हैं, तो ऐसे करके इस तरह के सेंटेंस दिए जाते हैं, उसके निष्कर्ष होते, कथन और निष्कर्ष। तो उसको सिलोजिज्म, तर्क वाक्य या न्याय वाक्य, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। कोडिंग का मतलब होता है कि एक विशेष चिन्ह को विशेष चिन्ह मान लिया जाए। जैसे ए को ABCDEFG है, ए को 1 मान लिया जाए, बी को 2 मान लिया जाए, सी को 3 मान लिया जाए, या ए को राम मान लिया जाए, बी को श्याम मान लिया जाए। कुछ भी एक चीज़ को एक विशेष संकेत में कोड किया जाए और वापस से उसी संकेत में लाने को डिकोडिंग कहते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। ब्लड रिलेशनशिप पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। राम के पिता की पत्नी के भाई राम का क्या लगेगा, ऐसे करके कुछ प्रश्न बनते हैं ब्लड रिलेशन पर। और ऑर्डर एवं रैंकिंग पर आधारित है। ये ऑर्डर एक तो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर होता है, एक वर्टिकल ऑर्डर होता है। दोनों ऑर्डर पर आधारित जो है आपको रैंकिंग के और ऑर्डर के क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं, उनको तैयार करना। अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज क्या होता है, इसमें गणितीय अंकों का भी प्रयोग किया जाता है और अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस पर आधारित सीरीज को अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक लॉजिकल रीजनिंग आती है, उसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो कुल मिला के ये 5 नंबर का रहेगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं, सभी सेक्टर पढ़ लेना। फिर भी इसमें ज़्यादा आपको टाइम डिवोट नहीं करना, क्योंकि इसके 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। एक निर्धारित समय पर इसको कंप्लीट करना। यद्यपि इसकी 5 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हैं। तो 10 क्लास में 10 टॉपिक को एक क्लास में 2 टॉपिक को समझाया जा सकता है। तो 5 क्लास में इसकी रीजनिंग आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। देखते हैं इसी सेकंड पार्ट में 5 नंबर का कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, उनको भी हम लोग समझते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर लिटरेसी का जो सिलेबस है, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है, जिसको पढ़ना है, कुछ ये सेक्टर हैं। बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर के जो विभिन्न पार्ट हैं, जो शॉर्टकट कैसे है, Ctrl+P, Ctrl+S, ये इनका क्या मतलब है, कौन कौन की शॉर्टकट काम कर रही है, उसको आपको अध्ययन करना, अच्छे से समझ लेना। बेसिक का कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ लें, क्योंकि कंप्यूटर का हार्डवेयर भी आपको पढ़ना। वेब टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आपको अध्ययन करना। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, इसको अच्छे से समझना है। ब्राउजर एंड सर्च इंजन, ब्राउजर और सर्च इंजन क्या है, कैसे काम करते हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए कि गूगल क्या है, सर्च इंजन है कि ब्राउजर है। जनरेशन ऑफ सोशल नेटवर्किंग, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो जनरल कॉन्सेप्ट सोशल नेटवर्किंग कैसे की जाती है, उसके क्या बेनिफिट है, कैसे सोशल नेटवर्किंग का आगे आने वाला भविष्य है, उसको आपको अच्छे से समझ लेना। कंप्यूटर मेमोरी यानी स्टोरेज, ये बहुत पूछा जाता है रैम रोम के बारे में। तो कंप्यूटर मेमोरी को अच्छे से आप समझ लेना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो आप समझ ही गए, कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना हार्डवेयर है, और उसका जो फंक्शनल वर्क है वो सॉफ्टवेयर है, उसको आपको समझना है। और इसके बाद हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर का एक इतिहास, संक्षिप्त इतिहास, कैसे कैसे कंप्यूटर का जनरेशन हुआ, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, और कहाँ हम सिंपल कंप्यूटर से आप बहुत बड़े कंप्यूटर, बड़े लेवल के कंप्यूटर तक, सुपर कंप्यूटर तक पहुँच गए हैं। तो उसका हम लोग एक अध्ययन करेंगे, विशेषकर भारत के संदर्भ में जरूर करना है।
जनरेशन एंड टाइप्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, उनका जनरेशन के, तो इस प्रकार के जो मैं समझ रहा हूँ इसमें क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है इसको समझ लें अच्छे से, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ उसको अच्छे से समझ लें, और कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता क्या है उसको अच्छे से समझ लें, और कंप्यूटर के विभिन्न सॉफ्टवेयर हैं उनको अच्छे से प्रकार से समझ लें, और दूसरा कि ब्राउज़र और सर्च इंजन के बीच क्या भी अंतर है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये 5 नंबर आप आसानी से ट्रैकल कर लेंगे, 5 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। चलिए अब ये हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है, और जो थर्ड पार्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है थर्ड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट में आपने अच्छे से तैयारी किया तो आपका ये मील का पत्थर साबित होगा। तो थर्ड पार्ट को हम लोग समझते हैं, और उसके मार्क्स भी सबसे ज़्यादा रखे गए हैं, 60 मार्क्स हैं, तो उसको हम समझते हैं उसमें क्या क्या आएगा। ये जो थर्ड पार्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। आपने सीटेट यूपीटेट सभी जगह इस पर कुछ पार्ट पढ़ रखे होंगे, लेकिन इसके सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। पहला जो ए सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो आपको जो सीखने वाला व्यक्ति है, सीखने वाला व्यक्ति कौन है, बच्चा है, बच्चे के बारे में आपको ए पार्ट पे अध्ययन करना है। बी पार्ट कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग, आप टीचर बनने वाले, आपको शिक्षण की समझ होना चाहिए, सेक्शन बी है। और सेक्शन सी है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बच्चे को समझाना चाहते हैं तो एक लर्निंग इन्वायरमेंट निर्माण की ज़रूरत होती है। जब तक लर्निंग इन्वायरमेंट का निर्माण अच्छे से नहीं होगा, इफ़ यू नॉट क्रिएट ए गुड लर्निंग इन्वायरमेंट देन यू कैन नॉट बी गुड टीचर। यदि आप एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं तैयार कर सकते हो तो आप एक अच्छा अध्यापक नहीं बन सकते। तो ये तीनों सेक्शन हैं। तो नंबर 1 ए सेक्शन में क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। नंबर ए पॉइंट में, ए सेक्शन में 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट के अंदर क्या क्या है इसको हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, विकास की अवधारणा क्या है, बच्चा कैसे कैसे उसका विकास हो रहा है, उसका कैसे कैसे शारीरिक वृद्धि हो रही है, उसको विकास की अवधारणा हमको समझना है। मैच्योरेशन डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड डिबेट्स, तो विकास के जो विकास और परिवर्तन के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, विभिन्न संवाद हैं, उनको हमको समझने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेज, और विकास बच्चे, देखो यहाँ डेवलपमेंट से संबंधित का मतलब यही समझना है कि बच्चे के विकास से संबंधित है। बच्चे का डेवलपमेंट कैसे, उसके लिए टास्क क्या हैं और चैलेंजेज क्या हैं, ठीक है। तो समस्याएं और चुनौतियां क्या क्या हैं, उनको आप जब तक समस्या आपको समझ में नहीं आएगी, जैसे आपके लिए ये है कि हमको पहले बच्चे क्या है, जब केबीएस की वैकेंसी आए तुरंत बिना सोचे समझे आंखें मूंद करके पढ़ाई शुरू करना गलत तरीका है, यहीं फंस जाओगे, यहीं पे मारे जाओगे। पहले आपको सिलेबस समझना है, और यदि आपने सिलेबस समझ लिया तो आपकी आधे से ज़्यादा तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन बहुत से विद्वान ऐसे विद्वान व्यक्ति हैं कि ना सोचेंगे ना समझेंगे, कि पढ़ना मैथ आएगी, गणित आएगी, रीजनिंग आएगी, रीजनिंग पढ़े जा रहे हैं, क्या फ़ायदा, बिना सिलेबस के ऐसे पढ़ना। साइकोलॉजी आएगी, बाल मनोविज्ञान है, आपने बीएड किया, पूरा 1 साल का कोर्स होता है, 2 साल अब हो गए, 2 साल पढ़ने पड़ते हैं, उसको पूरा याद करने के चक्कर में ये तुम्हारा रह जाएगा, वो सब नहीं पढ़ना है। सीटेट यूपीटेट थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ, हो सकता है उसके 60-70% भाग मैच करते हुए एक दूसरे, लेकिन इसकी बात जरूर समझना है। तो पॉइंट आपका ये रहा, बच्चे का विकास कैसे करना है, विकास से रिलेटेड सिद्धांत क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, उनको आपको समझना है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड्स, चैलेंजेज, इम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो ये दूसरा जो 2 नंबर पर है, मेनली ये क्या है, एडोलसेंस में किशोरावस्था को समझना है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों को समझ लीजिए। बाल्यावस्था समझ लेंगे तो किशोरावस्था अच्छे से समझ जाएंगे। तो एडोलसेंस की क्या समस्या है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको उनके जो संस्थागत
जो सपोर्ट है उनके लिए क्या है, पॉस्कोएट आदि का क्या कितना समर्थन मिलता है, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार रखना है। तीसरा पॉइंट है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इकोनॉमिक, मॉरल, ईटीसी। अच्छा, ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये ए से मिलता जुलता है, ये एक नंबर 1 से 1+3 ये तीनों मिल रहे हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा, भावात्मक विकास, सामाजिक, मानसिक, इमोशनल, सोशियो सामाजिक और इमोशनल, सामाजिक और मानसिक विकास, भावात्मक, इमोशनल का मतलब भावात्मक विकास, मॉरल माने नैतिक विकास, और उस बच्चे का नैतिक, सामाजिक नैतिक विकास कैसे हो इसको आपको समझना है। डिविएशन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इसके व्यवहारात्मक, देखो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है, देखो यहाँ बता दें आप खूब पढ़ेंगे, पैसा दे के पढ़िए, खूब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिए जैसे क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, क्लास में हम 6 घंटा डेली बच्चों के साथ रहते हैं और उनके हर सेकंड अनुभव बदलते रहते हैं, डेली नया एक एक्सपीरियंस आएगा, कुछ नई चुनौती आएगी और नई चुनौती को तुरंत आपको समाधान करना। और अब सीटेट और केबीएस में यही हो रहा है, जो व्यवहारिक समस्याएं टीचिंग में आते हैं वहाँ पे क्वेश्चन जरूर बनाते हैं, आप किताबें पढ़ते रह जाओगे, क्वेश्चन आ जाएगा व्यवहारिक समस्याओं पर आधारित। अगला पॉइंट है रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग द होम स्कूल एंड स्कूल कंटिन्यूटी। तो देखना है कि सामाजिकरण में सोशलाइजेशन, बच्चे का सामाजिकरण कैसे होता है, सोशलाइजेशन कैसे होता है, सामाजिकरण कैसे होता है, उसके प्राथमिक कौन कौन से संस्थान हैं, प्राथमिक और द्वितीयक संस्थान कौन कौन से, उनको हमें समझना है। विशेषकर सब बच्चे के सामाजिकरण में 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एक तो उसका परिवार होता है, फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये 3 बहुत बेस्ट बच्चे के सामाजिकरण के साधन। ये तीनों साधन यदि खराब, तीनों संस्थान आप सही नहीं मिल पाते हैं तो बच्चे का सामाजिक विकास बाधित होने लगता है। चलिए हम खंड इसी का पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप का सेक्शन बी को देखते हैं, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना। मुझे लगता है कि 4 जो पॉइंट हैं, एक तो 2 पॉइंट बच्चे के विकास से, शारीरिक और मानसिक विकास, और तीसरा भी बच्चे पर ही आधारित, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, लर्नर के बारे में समझना। 4 पॉइंट लर्नर पर आधारित हैं। बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा, बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा, बच्चे का नैतिक विकास कैसे होगा, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होगा, तो उससे रिलेटेड ये 4 पॉइंट हैं। तो आइए पॉइंट सेक्शन बी को हम लोग समझते हैं। सेक्शन बी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग को हमको समझ विकसित करना है, कैसे समझ रखना है इसको हम लोग समझते हैं। सेक्शन बी में 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। अब पहले पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, सैद्धांतिक लर्निंग के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, जैसे व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिज्म है, संज्ञानवाद है और कंस्ट्रक्टिविज्म है, सक्रियतावाद है। तो इनको हम लोग विभिन्न वादों को हम लोग समझते हुए उनका इम्प्लीकेशन क्या है, उनका प्रयोग क्या है, उनका अनुप्रयोग क्या है, उसको हम समझें। अनुप्रयोग किन किन संदर्भों में समझना है, रोल ऑफ टीचर्स, टीचर्स का क्या भूमिका है लर्निंग में, टीचिंग में, और रोल ऑफ लर्नर, जो सीखने वाला बच्चा है उसकी क्या भूमिका है। 2 चीज़ ध्यान रखना है कि यदि टीचर और स्टूडेंट दोनों के रोल इम्पोर्टेंट्स हो जाएं, दोनों अपने रोल को अच्छे प्ले करने लगे तो पाठ्यक्रम अनायास ही तैयार हो जाता, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। तो इसलिए रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, लर्नर माने सीखने वाला बच्चा है, उसके रोल को समझना है। और नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, और टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। जितना टीचर और स्टूडेंट के बीच संबंध संरचनात्मक होंगे और जितना ही क्रियात्मक संबंध होंगे तो वो लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी और स्टूडेंट हर समस्या को टीचर के सामने रख देगा। अन्यथा यदि टीचर से बच्चा डर रहा, भय कर रहा तो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं रखेगा, और यदि प्रॉब्लम्स नहीं रखेगा तो टीचर उसका समाधान
नहीं करेगा। ये सब व्यवहारिक है, ये आपको कहीं किताबों नहीं, प्रैक्टिकल आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। हम लोग क्लास में क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं डेली, डे टू डे हम बच्चे से कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चा हमसे क्या व्यवहार, और बेहतर शिक्षण के लिए कैसा व्यवहार अपेक्षित हो, ये समझ में आना चाहिए। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, और प्रत्येक टीचर का अपना अलग नज़रिया होता है। कोई बहुत तेज़ी से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता, कोई बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट समझाते हुए चलता, उसे लगता है कुछ भी चीज़ ना छूटे और बहुत अच्छे प्रकार से बच्चा समझ जाए और उसकी समझ थोड़ा सा व्यापक हो। होलिस्टिक समझ की बात करता है, यदि अच्छा समग्र अच्छा टीचर, बेहतर टीचर है तो सर्वांगीण विकास की बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। यदि आप उन्हें होलिस्टिक डेवलपमेंट कर लिया, सारा सब जितना भी साइकोलॉजी, इसका एक ही उद्देश्य होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट और चाइल्ड। तो इफ यू सक्सेस डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड होलिस्टिक अप्रोच, देन यू सक्सेस टीचर। यदि आप बच्चे का समग्र विकास कर सकते हैं, पूर्ण विकास करने में सक्षम रहे, तो आप बेहतर अध्यापक बन सकते हैं। तो आपको टीचर्स को अपने टीचिंग चॉइस, टीचिंग मेथड, टीचिंग विधि करने की, टीचिंग जो तरीके हैं उनको चॉइस करने की आज़ादी होती है, चॉइस करने। क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम इन्वायरमेंट ये बेहतर होगा, लर्निंग उतना ही बेहतर होगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर, तो हम क्लास में कैसे डिसिप्लिन करें। कई बार ऐसे होता है कि एक सेंटेंस आपने ऐसा बोला, वो पूरा जादू के जैसा काम किया और जस्ट 10 सेकंड के अंदर पूरी क्लास शांत हो गई। तो ये आपकी डिसिप्लिन कंट्रोल पावर है। डिसिप्लिन को कैसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और कुछ टीचर्स जाते हैं आधे घंटे तक बच्चे को शांत ही नहीं करा पाते हैं। तो ये हर टीचर्स की अपनी डिसिप्लिन पावर डेवलपमेंट करता है। और कैसे करता है, ये खुद का अपना रिसर्च होता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट में है। तो फर्स्ट पॉइंट पूरा व्यवहारिक है, मतलब फर्स्ट पॉइंट ये समझिएगा पूरी तरह अनुप्रयोग पर आधारित है, अप्लाइड पोर्शन है, अनुप्रयोग पर आधारित है। तो आपको इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है, समझना है कि क्लासरूम कैसे होते हैं, उसमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, टीचर्स का कैसे नेचर होना चाहिए, स्टूडेंट का कैसे नेचर होना चाहिए, दोनों के अंदर दोनों के आपसी संबंध कैसे होना चाहिए। तो ये सब जो है स्टूडेंट का रोल, टीचर्स का रोल, इन्वायरमेंट का, क्लासरूम इन्वायरमेंट का, डिसिप्लिन, ये 4 चीज़ें इनमें बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट करती हैं। और दूसरा जो आपका पॉइंट है, दूसरा नंबर 2 का पॉइंट है। नंबर 1 तो हो गया, नंबर 2 का जो पॉइंट है, विशेषकर ये पूरा क्लासरूम स्कूल से रिलेटेड इसमें है। स्कूल में टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। इन स्टूडेंट का जो मिलाकर के जो बिहेवियर होता है, इनका समग्र अध्ययन आपको करना है। पॉइंट 2 में समझते हैं। पॉइंट 2 में क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग देयर इम्प्लीकेशंस, कौन से ऐसे कारण हैं जो उनकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। नंबर 1 में है डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन को हम कैसे डिजाइन करें, कैसे निर्माण करें, क्लासरूम का संचालन कैसे करें, ये आपको समझना है। तो पहला पॉइंट है क्लासरूम डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को कैसे डिजाइन करें। दूसरा है प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी। अच्छा, ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि अब जो आगे आने वाला टाइम है, जो लर्निंग होने वाली है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होने वाली है। आपको पढ़ाना नहीं है, आपको खेल के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को सिखाना है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, इसको बहुत ध्यान रखना है। इसमें पूरा सिलेबस देख, कोई स्पेशल एक बुक नहीं आती, इसको आपको फील करना है, अंदर से महसूस करना है, सिलेबस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, अब एक लर्निंग स्पेस का निर्माण करना है, जो ऐसा स्पेस बने जिसमें कम से कम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को अवसर मिल सके और प्रतिभा से प्रतिभाशाली बालक को अपनी क्रिएटिविटी को पूर्ण करने का अवसर मिल सके, सक्रिय लर्निंग हो सके। तो ये ध्यान रखना है। तो 2 पॉइंट इसके रहे और हम लोग तीसरे और चौथे पॉइंट को भी देखते हैं कि इनमें क्या है। बेसिकली सेकेंड पॉइंट में जो दूसरा, पहला तो स्कूल में टीचर स्टूडेंट हैं और उसका
डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब उससे रिलेटेड है। दूसरा क्या है, ये भी क्लासरूम से है। क्लासरूम मेंटेन टीचर कैसे करता है? एक तो क्लासरूम का पहले अपना प्लानिंग करता है, लेसन प्लान जो भी है, दूसरा इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड, तीसरा है हमको लर्निंग स्पेस का निर्माण करना है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे सीख सकें। चलिए हम तीसरा पॉइंट भी देखते हैं। सेक्शन बी में ही तीसरा जो पॉइंट था, नंबर 3 पॉइंट था, इसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो प्लानिंग के बारे में कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा गया है। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन को हमको अच्छे से समझना है। तीसरे में 7 पॉइंट हैं, सब पॉइंट हैं तीसरे में। नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम। तो आपको सिलेबस और पाठ्यक्रम करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको अच्छे से समझना है। तो कॉन्सेप्ट सिलेबस और पाठ्यक्रम पर आधारित आपको अच्छे से तैयार करना है। बच्चे के हर चीज़ को एक चीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ समझना है बच्चे के संदर्भ में। हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें पाठ्यक्रम समझना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस करिकुलम, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस और करिकुलम को समझना है। दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल लिटरेसी, न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दोस्तों ये पॉइंट सेम टू सेम NEP 2020 से लिया गया है, सेम कि मूलभूत साक्षरता, गणितीय और बचपन की जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, बाल्यावस्था, ये समझ लीजिए कि 3 से 6 वर्ष के बीच की जो एजुकेशन है उसके बारे में है। उसका फंडामेंटल अवधारणाओं को कैसे डेवलप करना है ये आपकी समझ होनी चाहिए। दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्रिएशन एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। तो समकालीन तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग अध्ययन को महत्व देंगे और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को पर विशेष जोर देंगे। ये पॉइंट थोड़ा इस पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंटल माने प्रयोगात्मक, और प्रयोग जब करेंगे तो अनुभव से प्रयोग सफल होते हैं। तो प्रयोगात्मक लर्निंग पर हम नए तरीके हम लोग प्रयोग करेंगे, इसको आप लोग समझेंगे। चौथा पॉइंट है इंस्ट्रक्शनल प्लान। ये तो चौथा पॉइंट बेसिकली कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये प्लान से रिलेटेड है। 3 प्लान विशेषकर होते हैं। तो हमारे यूनिट प्लान हो गया, लेसन प्लान हो गया, और तीसरा ईयर प्लान। पूरे वर्ष भर में बच्चे के लिए क्या प्लान तैयार करेंगे, एक यूनिट के लिए क्या प्लान, और एक पाठ के लिए क्या प्लान करेंगे। तो एक विशेष पाठ और एक पूरी यूनिट, और फिर इसके बाद एक पूरे वर्ष का प्लान क्या होगा, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जरूर। और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्स, इंस्ट्रक्शनल निर्देशात्मक जो मटेरियल है, संसाधन है, आपके पास संसाधन कितने हैं, उन संसाधनों का आप कैसे उपयोग करते हैं, इसको समझ लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं उसका हमको मूल्यांकन करना है, मापन करना है। तो वो जो मूल्यांकन करेंगे तो ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ये 3 तरीके के असेसमेंट होते हैं। तो इनको आप अच्छे से समझ लेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत बनेगा, क्योंकि इसी से आप अच्छे टीचर बनेंगे। तीनों चीज़ें आप व्यवहारिक में, एक तो आप क्लास हमारी चल रही होती है, हम लोग उसका चलते समय भी क्लास के ऑनगोइंग असेसमेंट करते रहते हैं। एक होता क्लास के बाद में असेसमेंट करते होते हैं, एक पूरी यूनिट समाप्त करके असेसमेंट करते हैं। तो ये हम लोग को असेसमेंट टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखते हैं 4th नंबर में क्या है। चौथा पॉइंट जो था वो है इन्हेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक एंड रिफ्लेक्शंस। तो ये भी क्लासरूम पर रिलेटेड है। देखो ये इनके लिए कोई बुक्स नहीं लिखा जा सकता। आपको क्लासरूम का इमेजिन करना है, आप लोग क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद उसका फीडबैक देना, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, रिटर्न क्या है, आउटपुट क्या निकला, ये सब आपको चौथे नंबर पॉइंट में समझाया गया है। देखा जाए बेसिकली कि पॉइंट जो सेक्शन बी था बहुत ब्रॉड सेक्शन था, लेकिन ये सब पूरी टीचर और स्टूडेंट के बीच इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। इस सेक्शन बी की खासियत ये है
कि पूरा टीचर और स्टूडेंट इनके बीच क्रिया को अभिव्यक्त किया है। उसके लिए पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, सीखने वाला कैसे, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, टीचर कैसे होना चाहिए। वैसे सेक्शन बी को मैं ये कहूँ कि 3 चीज़ों पर आधारित है पूरा करिकुलम। सेक्शन बी में एक तो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसका मेजरमेंट कैसा हो, इवैल्यूएशन कैसे हो, वो सारी समझ आपको होना चाहिए। और क्लासरूम पर आधारित, स्कूल का इन्वायरमेंट उस पर आधारित आपकी सामान्य समझ होनी चाहिए। यदि आपने ऐसा अच्छे से समझ लिया तो ये सेक्शन भी बहुत आसान हो जाए। यदि है बहुत बड़ा सेक्शन लेकिन बहुत छोटा है, बस आपको इसको समझने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग अब देखते हैं सेक्शन सी। ये 60 नंबर का पार्ट था, बहुत लंबा सिलेबस, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि ये सिलेबस इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक एक करके रिफ्लेक्ट करके एक एक पॉइंट को कोई पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है। चलिए समझते हैं क्रिएटिंग कॉग्निटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों पार्ट सी में 3 बिंदु हैं, 3 पॉइंट हैं। कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी टाइप तो डाइवर्सिटी डिसेबिलिटीज, तो भारत में विविधताएं बहुत है, विविधताओं को समेट करके हमें एजुकेशन को, लर्निंग प्रोसेस को पूरा करना है। तो डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को समझेंगे, बच्चों की विविधता को समझें। विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, सबकी अलग अलग पृष्ठभूमि, सबकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है और सबकी मेंटल स्थिति भी अलग अलग होती है। तो डाइवर्सिटी होती है, छात्रों की डाइवर्सिटी को समझना है। फिर डिसेबिलिटी, बच्चे डिसेबल बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनका समावेशन, इंक्लूसिव शिक्षा को समझना है। और डिसेबिलिटी टाइप्स, इसको समझना है। पॉइंट 2 में है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ। तो स्कूल के मानसिक स्वास्थ्य को आपको समझना है। मानसिक स्वास्थ्य में किसका, स्टूडेंट का मानसिक स्वास्थ्य, स्टाफ का और टीचर का मानसिक स्वास्थ्य, कैसे उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए, इसको आपको अच्छे से समझना। प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग और गाइडेंस का क्या प्रावधान है। तो गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या महत्व है, ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आना चाहिए। और एक अच्छे टीचर को एक अच्छा गाइड होना चाहिए, एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए, जिससे बच्चे के भविष्य का निर्माण कर सके। तीसरा पॉइंट है डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स। तो हमारे जो स्कूल है और समुदाय है उसका ऐसे डेवलप किया जाए, ऐसे विकास किया जाए, कोई एक लर्निंग का रिसोर्स बने, लर्निंग का एक संसाधन बने। ये आपको सी सेक्शन है। और डी सेक्शन और है। दोस्तों मैं शुरू में इसलिए कम कर दिया था कि ये सेक्शन थोड़ा बड़ा है, अभी डी आएगा, इसके बाद और एक आध ई सेक्शन भी आ सकता है। तो इसलिए पूरे मैंने नहीं बताया थे कि आपको लगेगा बहुत बड़ा सिलेबस बड़ा नहीं है, केवल इसको समझना है। तो डी सेक्शन है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप है। इस सेक्शन में जो 5 पार्ट हैं इनको समझ लें, 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट में कुछ नहीं, लीडर्स एज ए रिफ्लेक्टिव, प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर्स, इनिशिएटर, कोच, मेंटर। मतलब ये टीचर जो स्कूल लीडर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है और टीचर है, ये सभी लोग लीडर की भूमिका निभाते हैं। जब वो टीचर क्लास में होता है तो क्लास टीचर के रूप में एज ए लीडर है के रूप में भूमिका है, वो मेंटर की भूमिका, कोच की भूमिका निभा रहा है, इनिशिएटर की भूमिका निभा रहा है। जब वो वाइस प्रिंसिपल के टीम बिल्डर है, टीम का निर्माण करता है। टीचर भी क्लास के अंदर टीम का निर्माण करता है। टीचर को टास्क मिलता है, उसको बच्चों के द्वारा टीम निर्माण करके उस टास्क को पूरा किया जाता है। तो ये इसको समझ लेना आपको। पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप के विभिन्न दृष्टिकोण, उसको समझ लेना है। विजन बिल्डिंग, गोल्स सेटिंग, क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है, प्लान कैसे होता है, उसको आपको समझना है।
स्कूल, आपको स्कूल का दृष्टिकोण निर्माण क्या होता है, विजन कैसे आप बनाएंगे और गोल आप कैसे सेट करेंगे। यदि आपने देखो लाइफ में यूँ गोल रखा है तो आपकी सफलता इसी के आसपास रहेगी। लाइफ का गोल ये रखा तो आपकी सफलता इसी के आसपास। तो जिसने ये गोल रखा है कि मुझे KBS में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लाना है, तो उसका भले ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ना आए, लेकिन उसका अचीवमेंट हायर ही रहेगा। तो जितना बेहतर आप गोल बनाएंगे, जितना अच्छा टारगेट बनाएंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको आएगा, क्योंकि उसी के संदर्भ में आपका विजन डेवलपमेंट होता है, उसी के संदर्भ में आपका एफर्ट हो जाता है और प्रयास हो जाता है, इसलिए आपको अच्छी सफलता मिलती है। चौथा, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल, ये सब स्कूल पर आधारित। इस बार सिलेबस ने क्या दिया, पूरा स्कूल का अध्ययन करा दिया। स्कूल, बच्चे, टीचर, पूरा इन्हीं का अध्ययन करना है। वार्षिक कैलेंडर क्या होगा, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, PTM पेरेंट्स टीचर फोरम, PTM का निर्माण कर, असेंबली कैसे होती है, और TDF टीचर डेवलपमेंट फोरम, सेल्फ असेसमेंट इम्प्रूवमेंट, आत्म मूल्यांकन के द्वारा। ये आपको भी करना है। सेल्फ असेसमेंट करते गए, किसी कोचिंग के भरोसे नहीं रहे। सेल्फ असेसमेंट पहले आप अच्छे से तैयारी करो, उसको टेस्ट दो, आप स्व मूल्यांकन करो, आप अच्छे से सही दिशा में, आप अच्छे से, यदि आप स्व मूल्यांकन करते हैं तो आपकी दिशा ऐसे होती है, ये आपका डेवलपमेंट यूं होगा। आपने स्व मूल्यांकन किया, उसमें जो कमी रही उसको सुधार किया, फिर आप ऊपर गए, फिर कमी जो दिखी फिर सुधार किया, ऐसे डेवलपमेंट आपका रहेगा, आपका आउटपुट भी बेहतर रहेगा। अब एक सेक्शन और रह जाता है, सेक्शन ई है, जो पर्सपेक्टिव एजुकेशन के बारे में है। बहुत छोटा सा है, लेकिन उसको भी हम लोग समझते हैं। ये सेक्शन बहुत विस्तृत था। मैंने सोचा था सिलेबस का पूरा पार्ट आपको समझा दिया जाएगा, जो सब्जेक्ट बेस्ड है, जो 80 मार्क्स से आएगा, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम लोग जो है इसके साथ ये सेक्शन ई को समझ लेंगे, और बाद में हम लोग जो देखेंगे इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में। ये लास्ट पार्ट है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसके एजुकेशन में क्या उद्देश्य है, इसको हम लोग समझना है। तो एक तो आपको NEP 2020 पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ECCE पढ़ना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ECC आपको अच्छे से समझ लेना, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, जिसमें लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, इसको आप अच्छे से समझना है। फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लर्निंग, लिटरेसी, न्यूमरेसी, करिकुलम, इसको अच्छे से समझ लेना है। पेडागोजी को अच्छे से समझना है, स्कूल पेडागोजी को अच्छे से समझना है। होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, अब लर्निंग का एक डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है कि जिसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, बच्चे का समग्र विकास की बात करें की जा रही है। तो आपका अप्रोच हो, आपका दृष्टिकोण हो, होलिस्टिक हो, तो पढ़ाने का भी दृष्टिकोण, टीचिंग का भी दृष्टिकोण, लर्निंग का भी दृष्टिकोण होलिस्टिक होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब होता है समतापूर्ण, सभी को समान शिक्षा दी जाए, और इंक्लूसिव शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन तैयार करना है। लर्निंग फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। कंटेम्पेंसी बेस्ड लर्निंग एजुकेशन, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग एजुकेशन, तो इसका मतलब जो है प्रतिस्पर्धात्मक आपकी जो लर्निंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। और इसके बाद प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट, तो बाल अधिकार पर आधारित आपकी समझ अच्छे से होनी चाहिए। चाइल्ड राइट पर आपको अच्छे से पास्को एक्ट वगैरह आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, इसको अच्छे से तैयार करना। 2 पॉइंट हैं। और स्कूल एनवायरनमेंट कैसा हो, सेफ हो, कैसा होना चाहिए, सेफ हो, सिक्योर हो, सुरक्षित हो। और RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो शिक्षा का अधिकार आपको 2009 आपको अच्छे से समझना चाहिए। और ये होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक स्टडी है NEP में जो कहा गया है। और रेफरेंस एजुकेशन के संदर्भ में आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। चौथा पॉइंट है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, स्कूल का जो पाठ्यक्रम करिकुलम है उसके सिद्धांत क्या है, रिस्पेक्टिव लर्निंग, नॉलेज एंड एजुकेशन, करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट। तो ये 3-4 टॉपिक हैं, असेसमेंट है, करिकुलम है, पेडागोजी है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये सेक्शन जो था 60 नंबर का सेक्शन है। अभी तक के पूरे सिलेबस में मैंने जो
एनालाइज किया, उसमें यह है कि स्कूल से रिलेटेड अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट को बनाना है जहां ये समझो कि आप स्कूल के बीच में हो। अब इमेजिन करिए स्कूल के बीच में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको लीडरशिप की ज़रूरत होगी, अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत होगी, असेंबली की ज़रूरत होगी, टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। जो स्कूल का पूरा इन्वायरमेंट है उसको टीम वर्क में बदलने की ज़रूरत होगी। इतना सारा एक संक्षेप में पूरा आपका पाठ्यक्रम 60 नंबर का आएगा। इनको आप समग्र रूप से यदि आपने समझना है, ध्यान रखना रटना नहीं है, यदि सारी चीज़ों को समझना है, हर चीज़ को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो ये 60 नंबर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड 80 मार्क्स का जो सिलेबस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इसके सभी से जो सेक्शंस है, एक एक सेक्शन में बहुत शानदार वीडियो आने वाले हैं। इसमें 60 वीडियो की एक सीरीज आएगी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप में। तो 60 वीडियो की एक सीरीज बहुत शानदार आने वाली है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से समझें, हमारे स्कूल एक्सपीरियंस को आप अपने लर्निंग में शामिल करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए ताकि इसका आपको अच्छे से फ़ायदा मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे ये जो सब्जेक्ट रिलेटेड पाठ्यक्रम है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो सिलेबस है उसको हम लेकर आएंगे।